प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की यूनिट एटम, मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियाई। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बोहर एटॉमिक मॉडल। प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ द बोहर एटॉमिक मॉडल और इसकी लिमिटेशंस। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। किस रूप में पूछते हैं इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम्स में, वो मैं बता देता हूं। आपसे कहेंगे कि व्हाट आर दी पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटम मॉडल, राइट डाउन इट्स लिमिटेशंस। या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन दी बोहर एटॉमिक मॉडल एंड इट्स ड्रॉबैक्स। ये तो हम जानते ही हैं कि जो एटम होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। और ये इतना छोटा है, इसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट ने, जैसा मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि थॉमसन एटम मॉडल, उन्होंने अपना मॉडल दिया जिसमें काफी ड्रॉबैक्स थे। लेकिन उसके बाद अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करके रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया जिसे हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं, जिसमें उन्होंने न्यूक्लियस को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन वो भी एटम की कई चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ एटम, वो एक्सप्लेन नहीं हो पाई। उनके मुताबिक न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन वो एनर्जी रेडिएट करेंगे और अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे और एटम कोलैप्स हो जाएगा। यानी कि एटम स्टेबल होता है, कैसे होता है ये, इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड एटम मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस को दूर करके बोहर ने अपना एक मॉडल दिया जिसे कहा गया बोहर एटॉमिक मॉडल। और इसके क्या पोस्टुलेट्स हैं और इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, आज हम उन्हें डिटेल में स्टडी करेंगे वन बाय वन करके। पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम में उसे कैसे लिखना। इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी क्लियर हो सके। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं पोस्टुलेट्स कि बोहर के एटम मॉडल के कौन कौन से मुख्य पॉइंट्स हैं। न्यूक्लियस है, जो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से सिद्ध की या प्रूव की, वो बिल्कुल सही है। बोहर ने उस बात को एज सच मान लिया कि देयर इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम वेयर मोस्ट ऑफ द मास एंड होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल रीजन, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब प्यारे बच्चों देखिए, आपको कैसे लिखना है एग्जाम में, मैं वो समझाता हूं। आप लिखेंगे देयर आर फॉलोइंग पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, लाइक दिस। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं लाइक दिस। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं लाइक दिस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, सर्कुलर ऑर्बिट्स। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। अब जो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं तो इन्हें एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी चाहिए। और वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो जो है इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो प्रोवाइड करता है। ये देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। पहला पोस्टुलेट्स यही है। आप क्या लिखेंगे, नंबर 1, इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं।
The necessary centripetal force. Necessary centripetal force. Force is provided by the electrostatic force of attraction between nucleus and electron. ये पहला पोस्टुलेट्स हो गया। इसे आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स हो गया mv²/r। आप जानते ही हैं कि मान लो ये r रेडियस है, m इसका मास है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जैसा मैंने पहले ही बताया था कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है mv²/r। ये रेडियस है, ये लिख दिया हमने। और ये किसके बराबर होता है? इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो हम कूलम्ब्स लॉ से निकालते हैं। जैसे ये Q1 है, ये Q2 है और ये R है, तो कितना फोर्स हुआ इन दोनों के बीच में कूलम्ब्स लॉ के मुताबिक? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। वही मैं यहां लिख रहा हूं, 1/4πε0 Q1 की जगह ZE और Q2 की जगह E /r²। यहां पर ये सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड की बात की है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। प्यारे बच्चों, रदरफोर्ड के मुताबिक तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं पर भी घूम रहे थे सर्कुलर पाथ में और एनर्जी रेडिएट कर रहे थे, और धीरे धीरे वो डिक्रीजिंग रेडियस के सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए और न्यूक्लियस में गिर जाते और एटम कोलैप्स हो जाता। यानी कि एटम की जो स्टेबिलिटी है वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बोहर ने ये जो रदरफोर्ड वाला सिद्धांत से हट करके एक नई बात की कि ये कुछ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ से हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जिन्हें हम अलाउड ऑर्बिट कहते हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट कहते हैं या फिर स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। हम इन्हें फिक्स्ड ऑर्बिट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब तक वो इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता, इसीलिए हम इन्हें वेल डिफाइंड स्टेशनरी ऑर्बिट कह रहे हैं। और ये कुछ हैं, क्या है उनकी डेफिनेशन भी उन्होंने आगे चल के दी, लेकिन सेकंड पोस्टुलेट्स है वो यही है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स राउंड द न्यूक्लियस इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स। वही पॉइंट हम यहां लिखेंगे नंबर 2 पर। ये सेकंड पोस्टुलेट्स भी है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स स्टेशनरी ऑर्बिट, और इन्हें हम अलाउड ऑर्बिट्स कहते हैं या फिर फिक्स्ड ऑर्बिट कहते हैं। और उन्होंने एक बात और यहां पर जोड़ दी कि एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए स्टेशनरी ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट एनी एनर्जी। एज लॉन्ग एज इट मीन्स इलेक्ट्रॉन इट रिवॉल्व in a stationary orbit it does not radiate का मतलब छोड़ना, radiate any energy, ये कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता। उन्होंने कहा चलिए ये बात तो आपने बता दी, ये सेकंड पोस्टुलेट भी हो गया कि भाई ये फिक्स्ड ऑर्बिट है और जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो कोई एनर्जी रिलीज नहीं करता, ये स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाते हैं। लेकिन क्या स्टेशनरी ऑर्बिट्स की कोई डेफिनेशन भी है? उन्होंने कहा बिल्कुल है, और वो क्या है वो हम थर्ड पोस्टुलेट में मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट्स जरूर बनाते रहिएगा साथ साथ समझते हुए, और फिर नोट्स बना करके फिर उसे अपने माइंड में इस तरह से सेट करें ताकि प्रॉपर वे से एग्जाम में लिख के आ सके। ये 2 पोस्टुलेट्स मैंने बता दिए हैं, थर्ड पोस्टुलेट्स मैं अभी आपको बताऊंगा और समझाऊंगा भी।
डी, अब उन्होंने बताया कि ये जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं ये वो होते हैं जिनमें जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उनका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होता है। बाकायदा डेफिनेशन दी इसकी स्टेशनरी ऑर्बिट्स की, कि स्टेशनरी ऑर्बिट या फिर अलाउड ऑर्बिट्स आर दोज फॉर विच द टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। वो थर्ड पोस्टुलेट है, वो मैं लिख देता हूं। द स्टेशनरी orbits are those for which the total angular momentum is integral multiple of h अपॉन 2p, यानी कि MVR ये हो गया टोटल एंगुलर मोमेंटम। प्यारे बच्चों, एंगुलर मोमेंटम प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज लीनियर मोमेंटम इन लीनियर मोशन। जैसे हम जानते हैं ना, लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इंटू वेलोसिटी। और यहां पर ये एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है, ये किसके बराबर होता है इस पोस्टुलेट के मुताबिक? h अपॉन 2 पाई। ये हमारा सेकंड पोस्टुलेट हो गया प्यारे बच्चों। यहां पर ये चीजें भी लिख दीजिए आप, वेयर n इज इक्वल टू, ये 1 हो सकता है। जैसे जो फर्स्ट ऑर्बिट अलाउड है उसके लिए n की वैल्यू 1 होती है और इसे हम k सेल कहेंगे। इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, या कोई भी वैल्यू हो सकती है। जो n की वैल्यू 2 होगी यहां पर उसको हम L सेल कहेंगे। फिर और ऑर्बिट्स भी हैं K L M N, N की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे होती जाएगी। और इसे आगे चल के आपको मैं बताऊंगा, पहले भी आपने पढ़ा होगा कि इन्हें हम क्या कहते हैं, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है, इज दी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। प्यारे बच्चों देखिए, इस तरह से आपको अच्छी तरीके से लिखना है। और ये h के बारे में आप पहले से ही जानते हैं, इज दी, ये क्या है? इज दी प्लैंक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड है। और मास m है इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्व कर रहा है, v वेलोसिटी है, और r सर्कुलर पाथ में जिसमें ये घूम रहा है उसका रेडियस है। ये चीजें आपको बता दी। ये थर्ड पोस्टुलेट हो गया। लेकिन अब एक क्वेश्चन और राइज किया। जब लोग कहते ना कि किसी चीज में कमियां निकालते हैं तो बहुत सी कमियां निकालते हैं, लेकिन जो सच होता है, सही होता है, उसका जवाब देने में कोई परेशानी नहीं होती। उन्होंने कहा कि ये जो स्पेक्ट्रम होता है जिसमें फिक्स्ड एनर्जी की लाइट इसमें से इमिट होती है, वो कब होती है, कैसे होती है? तो बोहर ने अपनी नेक्स्ट पोस्टुलेट में वही बताया कि ये बात तो तय है कि जब तक इलेक्ट्रॉन किसी एक स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है तब वो एनर्जी रेडिएट करता है। और कितनी करेगा? वो उन दोनों के डिफरेंस के बराबर करेगा। ये देखिए, यहां पर जब जाएगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, और वो भी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की, फिक्स्ड वेवलेंथ की। और वो किसके बराबर होगी? इन दोनों ऑर्बिट्स जो हैं कि जिसमें से आ रहा है और जिसमें जा रहा है, उन दोनों की एनर्जी डिफरेंस कितना है, वो लाइट की फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में जो है इमिट करेगा। ये नेक्स्ट हमारा पोस्टुलेट हो जाएगा, मैं उसके बारे में यहां लिखूंगा, आप एक स्क्रीनशॉट और ले लीजिए। एन इलेक्ट्रॉन emit radiations of fixed frequency when it jump from higher energy level to lower energy level. From
हायर एनर्जी लेवल लोअर एनर्जी लेवल, and this energy will be equal to the difference in the energy of the two levels. हम जानते हैं ये हायर एनर्जी है और भी ऑर्बिट्स हैं। मान लो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ n1 है और यहाँ n2 है, और यहाँ पर जो एनर्जी है वो En2 है और यहाँ पर एनर्जी कितनी है, En1 है। मैं लिख भी देता हूं। तो ये जो आप देख रहे हैं En2 माइनस En1, ये डिफरेंस हो गया है इन दो एनर्जी के जो हमारे लेवल्स हैं जिनको हम ऑर्बिट्स कह रहे हैं, वो हो गया। और कितनी एनर्जी इमिट करेगा, h म्यू। और अगर हम ये भी जानते हैं c इक्वल टू म्यू लैम्डा होता है, तो म्यू किसके बराबर हो जाएगा, c बाई लैम्डा, यानी कि यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं कि hc बाई लैम्डा, और 1 बाई लैम्डा इसको मैं एक तरफ रख लूं तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन hc इंटू En2 माइनस En1। कुछ नहीं किया मैंने प्यारे बच्चों, 1 बाई लैम्डा इधर रख दिया, hc को हम इधर ले आए हैं, और हमारे पास ये एक और पोस्टुलेट्स हो गया है जहां पर ये En1 और En2 इनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। क्या लिखेंगे, वेयर En1 एंड En2 ये नए हैं ना, नई फिजिकल क्वांटिटीज यहां इंट्रोड्यूस हुई है, तो आप इनको बारे में जरूर बता दीजिए। जो भी चीज, जब आप कोई क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं और पहली बार कोई नई फिजिकल क्वांटिटी आई है तो उसे जरूर इंट्रोड्यूस कर दीजिए क्या है। जैसे क्लास में कोई नया बच्चा आज आया है तो हम उसके बारे में क्या कहते हैं, भाई बताइए तेरा इंट्रोडक्शन क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, कहां से आए हो ये, तो वो चीज यहां जरूर बता दीजिए। क्योंकि नहीं आए तो मैं लिख देता हूं आर दी एनर्जी of orbits course associated with the principal quantum number n1 and n2 respectively। ये देखिए प्यारे बच्चों, और इसके बारे में आप बता ही देंगे। म्यू आपको पहले ही बता दिया मैंने, म्यू क्या है, यहां पर म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशंस व्हिच इमिट एंड इट इज फिक्स्ड, ये कांस्टेंट है। किस लेवल से कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है और किस लेवल में जा रहा है, उन दोनों की डिफरेंस के बराबर एनर्जी इमिट होती है और उसकी फिक्स्ड एनर्जी होती है, जिसको हम आगे चल के आपको बताएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है क्योंकि इसके पास ज्यादा थी, इसके पास कम थी, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप करेगा तो फालतू की जो एनर्जी उसके पास थी ना, वो उसने रेडिएट कर दी, छोड़ दी, निकाल दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। इसके विपरीत सोचिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है, ऐसे नहीं जाएगा, उसे पहले कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कितनी देनी पड़ेगी भाई, इतनी देनी पड़ेगी जो इनके डिफरेंस के बराबर है। यानी इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी विच इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द टू लेवल। ठीक वैसे ही कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में आता है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, इमिट करेगा, कितनी, जो उन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। मोटी सी बात है जिसको हम आगे चल के जब हम हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन करेंगे इस बोहर पोस्टुलेट्स की सहायता से, तो इनको यूज करेंगे इन सभी पोस्टुलेट्स को। प्यारे बच्चों, जैसा कि जब रदरफोर्ड ने किस थॉमसन एटम मॉडल में अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और कहा कि ये जो थॉमसन एटम मॉडल है जो कि स्फेरिकल था और वाटरमेलन की तरह था, है ना, पॉजिटिव चार्ज सारे में फैला हुआ था, नेगेटिव चार्ज बीच बीच में एम्बेडेड थे, और इस तरह इसका मॉडल बताया था, बहुत कमियां निकाल दी और वहां अपना एक नया कॉन्सेप्ट डाल दिया न्यूक्लियस का एक्सपेरिमेंट करके। तो वो मॉडल की अहमियत खत्म हो गई। बोहर ने उसमें कमियां निकाल दी, किसमें, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में, और उनको दूर कर दिया। अब बोहर की जय जयकार होने लगी कि भाई बोहर ने तो बहुत अच्छा एक एटम के बारे में हमें बताया है, लेकिन अब इसमें भी बहुत सी कमियां निकाली गई हैं। इसको भी
लोग जो है ना कमियां निकालने के लिए माइक्रोस्कोप ले लेकर के देखने लगे कि ये बता क्यों हो रहा है, वो बता क्यों हो रहा है। उनको जब ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो ये इसकी ड्रॉबैक्स हो जाएंगी और लिमिटेशंस में काउंट होंगी। तो बोहर एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस क्या क्या है जो लोगों ने ढूंढी, उनको अब मैं बताता हूं। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको लिमिटेशंस को वन बाय वन करके समझाता हूं। लिमिटेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। प्यारे बच्चों देखिए इनमें क्या क्या कमियां थी, वन बाय वन करके हम उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप लिखेंगे, मैं आपको एग्जाम में लिखने की बात ज्यादा बता रहा हूं क्योंकि हम लिखेंगे तो ही तो नंबर मिलेंगे ना। आप लिखेंगे देयर आर फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। नंबर 1, देखिए प्यारे बच्चों, ये जो बोहर एटॉमिक मॉडल है ये लाइट एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन है ना बेसिकली, ये उसको तो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर जाता है, उसकी सभी तरह की चीजें, उसकी एनर्जी, स्पेक्ट्रम वगैरह सब कुछ। लेकिन हैवी एलिमेंट्स के स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हम ये कह सकते हैं कि ये बोहर एटॉम मॉडल जो है ये बना ही हाइड्रोजन के लिए है, या हाइड्रोजन जैसे जो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम होते हैं उनके लिए। यानी कि आप यही कहेंगे बोहर एटम मॉडल explain the spectra of light element such as hydrogen etc. But it could not explain the spectra of heavy element, या जो complex elements है ना। जब लोगों ने कहा देखिए चलो हाइड्रोजन को तो आपने बता दिया, अब जो दूसरे हैं जो हमारे कार्बन है या यूरेनियम है, जो हैवी एलिमेंट्स है ना, उनके स्पेक्ट्रम्स को देखा गया तो वो इससे एक्सप्लेन नहीं हुए, तो वो उसकी लिमिटेशन में काउंट हो गए। यानी कि आप यही लिखेंगे बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ, लिख दीजिएगा, स्पेक्ट्रा ऑफ हैवी एलिमेंट्स। आप प्यारे बच्चों क्या हुआ कि एक स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व हो रही थी, उसको एक हाई रिजोल्विंग पावर इंस्ट्रूमेंट से उसको ऑब्जर्व किया तो देखा कि एक लाइन जो है फर्दर 2 लाइंस में स्प्लिट हो रही, यानी एक लाइन दो लाइनों में टूटती हुई नजर आई, जिसे फाइन स्ट्रक्चर कहा। बोहर से कहा गया कि ये फाइन स्ट्रक्चर किस वजह से आ रही है, बोहर के पास इसका भी कोई जवाब नहीं था, इसलिए ये उसकी सेकंड लिमिटेशन हो गई। यानी कि इट कुड नॉट, इसका मतलब है मैं बोहर एटम मॉडल की बात कर रहा हूं, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। क्या होती है फाइन स्ट्रक्चर, चाहो तो उसको भी आप बता सकते हैं। दैट इज व्हेन स्पेक्ट्रल लाइन इज ऑब्जर्व्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, जो हमारा टेलीस्कोप वगैरह है उसकी मैं बात कर रहा हूं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाई रिजोल्विंग पावर, देन it is found to be डबल लाइन। मतलब एक लाइन दो लाइनों में टूटती नजर आई ऐसे, और इसे ही डबलेट कहा गया। एंड दिस बोहर एटम मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन दिस फाइन स्ट्रक्चर। एक बार आप स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, फिर मैं और जो इसकी लिमिटेशंस हैं, ड्रॉबैक्स हैं, उन्हें समझाता हूं। प्यारे बच्चों, अब लोगों ने क्या किया कि जैसे वो हाइड्रोजन एटम में वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व हो रही थी ना, उसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, और उन्होंने देखा कि एक लाइन जो है वो कई लाइंस में स्प्लिट्स हो रही है, जिसे स्टार्क इफेक्ट कहा गया। फिर इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया,
तब फिर देखा कि वो लाइन तो फिर कई लाइनों में स्प्लिट हो रही है, टूट रही है, जिसे जीमैन इफेक्ट कहा गया। जब इनसे पूछा गया बोहर से कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाने से एक स्पेक्ट्रल लाइन क्यों कई कई लाइनों में स्प्लिट हो रही है, इनके पास कोई जवाब नहीं। नतीजा ये भी उसकी लिमिटेशन में ही काउंट हो गई। हालांकि बाद में स्टार्ट में जीमैन ने उनको बहुत प्रॉपरली एक्सप्लेन किया, लेकिन वो बात की बात है, वो हम आपको बाद की जो लेसन्स आएंगे हायर फिजिक्स जब हम आपको पढ़ाएंगे वहां पर समझाएंगे। तो अब आप देखिएगा क्या कहा, यानी कि बोहर एटम मॉडल could not explain the splitting of a spectral line under action of electric field, जिसे कहा गया स्टार्क इफेक्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो स्पेक्ट्रल लाइन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो लाइन कई लाइन में स्प्लिट होती है उसे हमें जीमैन इफेक्ट कहा गया। फिर बच्चों ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये भी एक लिमिटेशन होगी। कमियां ढूंढ रहे हैं ना, किसी में भी कमियां ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है। जैसे ही आप उसको देखोगे तो उसमें ड्रॉबैक्स अपने आप नजर आएंगे। आजकल के जो लोग हैं जिनकी मेंटेलिटी है ज्यादातर की वो ये है कि दूसरों में कमियां ढूंढिए कि क्या क्या हो सकती हैं, इसी को नेगेटिव थिंकिंग कहते हैं। साइंस के मामले में इसका बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि उससे वो जो कमियां ढूंढी जाती हैं तो एक और वेल डिफाइंड मॉडल सामने आता है, जैसे पहले थॉमसन, फिर रदरफोर्ड, फिर बोहर मॉडल, और इसके आगे भी हैं जो हम आपको हायर फिजिक्स में पढ़ाएंगे। डिफरेंट मॉडल्स जो एटॉमिक फिजिक्स में जब पढ़ाएंगे, जब बात करेंगे। एक और कमी इसमें निकाल दी गई कि जब एक स्पेक्ट्रल लाइन को देखा गया, फिर दूसरी स्पेक्ट्रल लाइन को भी देखा गया, वो जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं उनकी इंटेंसिटी अलग अलग। उनसे पूछा गया कि भाई ये जो स्पेक्ट्रल लाइन में जो अलग अलग इंटेंसिटी है ये किस वजह से है। बोहर के पास इसका भी कोई जवाब नहीं था, इसलिए ये भी उसके ड्रॉबैक में ही काउंट होगा, यानी कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। एक प्यारे बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ तो उसकी बहुत ज्यादा स्पीड है, और हम जानते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है जिसे हम मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव कहते हैं। तो वो जो वेव कंसेप्ट जो कि इस इलेक्ट्रॉन के मोशन के साथ भी तो अटैच होगा, एसोसिएट होगा, उसका क्या हुआ, वो क्या है। जब बोहर से पूछा गया तो उसका भी कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर बोहर के पास नहीं था, तो वो भी इसी की लिमिटेशन में ही काउंट होगा, यानी कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द वेव एसोसिएटेड with the electron in atom, जिसे हम डी ब्रोगली वेव ऑफ द इलेक्ट्रॉन कहेंगे, उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो प्यारे बच्चों इस तरह से और भी हो सकती हैं, लेकिन जो मेन जो ड्रॉबैक्स थे बोहर एटॉमिक मॉडल के जो आपको अपने एग्जाम में लिख के आने हैं वो मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन क्या था कि एक्सप्लेन दी postulates of Bohr atomic model and write down its limitations। तो आपने जवाब कैसे देना था, there are following postulates of the Bohr atomic model, और वो जो बातें मैंने आपको बताई थे वो लिख देंगे, और उसके बाद आप
उसकी जो लिमिटेशंस हैं एक एक करके वो लिख देंगे। और अगर इस तरह से लिखेंगे, समझ करके लिखेंगे, ना तो आपके दिमाग पर इसका जोर पड़ा और ना ही आपने इसको रटा, और जब पेपर में लिख के आएंगे तो पूरा लिख के आएंगे। चाहे छोटे क्वेश्चन पूछ लें आपसे, मल्टीपल चॉइस का कोई क्वेश्चन बना के, या फिर बड़ा क्वेश्चन लेंथी जो 3 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं? अगर समझ में आ रहे हैं तो इन दोनों ही चैनल को, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नीचे देख लीजिएगा, वहां से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर पहले से ही सब्सक्राइब किए हुए हैं तो लाइक कीजिए, और अपने दूसरे जो साथी हैं उन्हें भी जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। और प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हम लोग आपको हर टॉपिक, आपके एग्जाम्स की तैयारी भी करवाएंगे, समझाएंगे। बस आपको तो यहाँ जुड़े रहना है अपनी इन चैनल्स के साथ। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिए ताकि समय पर आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आपको पता चल सके कि कौन सा लेक्चर कब अपलोड हो रहा है। नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा रहेगा उसमें हम बात करेंगे बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम की। उस पर भी एक बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।